जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, 2013 नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और हम जो है केमिस्ट्री के बेहतरीन और शानदार सी लाइव क्लास को लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं और हम लोग जो है आपके रेगुलरली क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में ही आपके लिए एक शानदार सा कंटेंट, शानदार सी नोट्स, साथ में ही प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सारा कुछ आपके लिए ला रहे हैं। तो साथियों, इस चैनल पर जुड़ना मत भूलिए। समाधान स्टडी आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सी और बेहतरीन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग इसके टेलीग्राम चैनल समाधान स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल समाधान स्टडी को आज ही ज्वाइन करें और अपने जो है नीट के, चाहे वो नोट्स हो, चाहे जो है बुक्स हो, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक, एक बेहतरीन सा टॉपिक, परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना हम लोग आज के इस क्लास में इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में इसके फैक्ट को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी ध्यानपूर्वक सुनना है और आप लोग जो है इसे लर्न करना है। परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं को उनके मूलभूत कणों के रूप में विभाजित किया जाते हैं। वे मूलभूत कण होते हैं। तो देखिए, जो आपके परमाणु होते हैं, परमाणु को छोटे कणों के अर्थात मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन होते और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को विभाजित किया जाता है। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों का तीनों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉम्सन, ठीक है, और बात करें प्रोटॉन तो गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक ने इसे खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1850, ठीक है, 1850 में मध्य में फैराडे ने आंशिक रूप से निर्मित नलिकाओं के विद्युत विसर्जन का अध्ययन प्रारंभ किया और इस नलिकाओं को कहा जाता है। तो देखिए, एनोड किरण नलिकाएं, कैथोड किरण जो है विसर्जन नलिकाएं, कैथोड नलिकाएं, और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, ध्यान रखना है कि जो है 1850 मतलब 1850 में, कब? 1850 में फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वाचित नलिकाओं कैथोड किरणें नलिकाएं कहा था। तो आपका जो आंसर होगा, क्या कहा था? कैथोड किरण विसर्जन नलिकाएं। आपका जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सभी लोग नोट करिएगा, आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कांच की बनी कैथोड किरण नलिका लगे धातु के दो पतले टुकड़े जो है कहलाते हैं। विद्युत नलिका, इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण या इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है। कौन सी साथियों? कैथोड किरण, ठीक है, कैथोड किरण नलिका किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है। और इसमें जो है, ठीक है, इस कांच की बनी नलिका में आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि यह पतले इलेक्ट्रोड, इसमें जो दो पतले जो है टुकड़े इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। जो पतले जो टुकड़े लगे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो राइट आंसर की बात करें, क्या राइट आंसर होगा? इलेक्ट्रोड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से आगे चलते हैं। गैसें में विद्युत विसर्जन को केवल प्रक्षेपित किया जाता है अति निम्न दाब एवं अति निम्न विभव पर, अति उच्च दाब एवं अति उच्च विभव पर, अति उच्च दाब एवं अति निम्न विभव पर, या अति निम्न दाब एवं अति उच्च विभव पर। तो साथियों, गैसों में विद्युत विसर्जन अति निम्न दाब एवं अति उच्च दाब पर प्रेरित होता है। अति निम्न दाब और अति उच्च दाब पर। क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ स्फुरदीप्त का गुण दर्शाता है? ठीक है,
स्फुरदीप का गुण दर्शाता है, तो कौन सा होगा? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट्स या जिंक क्लोराइड? तो साथियों जिंक जो सल्फाइड है, क्या साथियों? जिंक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है? आपका स्फुरदीप्त पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होती है? रासायनिक, संदीप्त, प्रतिदीप्त, संदीप्त या फिर स्फुरदीप्त? तो टेलीविजन चित्र के लिए प्रदीप्त जो है उत्तरदायी होती है। क्या होती है? आपका प्रदीप्त, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रदीप्त जो है अवधारणा के अनुसार पदार्थ के अणु पर उत्सर्जन युक्त इलेक्ट्रॉन की बौछार कराती है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करती है। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा विकल्प कैथोड किरणों के गुणों के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कैथोड किरणों के गुणों के संबंध में सही है? यह इलेक्ट्रोड की पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। यह कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। विकल्प ए या विकल्प बी दोनों ही, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, जो सभी साथी आंसर कर पा रहे हैं, क्या? ऑप्शन नंबर ए। और साथ में ही यह कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो सभी साथी क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो साथियों सी आंसर बिल्कुल सही है और आप सभी लोग सही कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है? बोला गया है कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन जो है के मान का निर्धारण किया था। तो उसके मान की बात हम लोग करें, जो थॉमसन है, ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का जो है मान निर्धारित किया था, जिसे इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग मास में कैसे होगा, तो 1.75 तो 1.75 जो है 10 पर कितने की पावर होना चाहिए? 11 की पावर। तो ये आपका इतना सा बड़ा तो याद नहीं रखेंगे, 1.75 मल्टीप्लाई 10 पर 11 की पावर कूलम किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये तो डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, क्योंकि इस पर बेस्ड अभी मैं न्यूमेरिकल आपको आगे करवाऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको प्रतिदिन एक क्लास मिलेगी, साथ में ही अभी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। साथियों ये जो चीज़ें हैं ना, आप कभी मिस मत करिए। अगर आपने बेसिक से भी तैयारी किया है ना, तो जो है इस बार केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा चेंज हुआ है और सारा लेवल हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना के लिए सूत्र है, ठीक है, क्या सूत्र होगा ये बताना। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना के लिए क्या सूत्र है? तो आपका जो होगा एम बराबर ई अपॉन जो है ई अपॉन में होगा एम। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है साथियों, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में द्रव्यमान और साथ में ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सभी ने ध्यान दिया। ई फॉर जो होगा आवेश, ओके, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। संशोधित कैथोड किरण
नलिका में विद्युत विसर्जन करने पर धनात्मक कणों की खोज हुई और इन कणों को खाली स्थान भी कहा जाता है। कैथोड या फिर आपका केनॉल किरणें, एनोड किरणें या फिर गामा किरणें। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा कि संशोधित कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन करने पर धनात्मक आवेश वाले कणों को केनॉल किरण भी कहते हैं। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आपके साथ में डायरेक्टली डेफिनेशन दिया गया है और डेफिनेशन आप लोग बना सकते हैं, इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो है हाइड्रोजन से प्राप्त सूक्ष्म व्योम हल्के धनात्मक आयन कहलाते हैं। हाइड्रोजन से प्राप्त सूक्ष्म व्योम हल्के धनात्मक आयन कहलाते हैं। प्रोटॉन कहलाते हैं, न्यूट्रॉन कहलाते, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या फिर प्रोटॉन व्योम न्यूट्रॉन दोनों ही कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन से प्राप्त सूक्ष्म हल्के धनात्मक आयन प्रोटॉन कहलाते हैं। तो साथियों क्या आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 1 कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ में ही आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन से मूलभूत कण, निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत कण है जो कि न्यूक्लियस या फिर आपका न्यूक्लिक आयंस को एक दूसरे के पास रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉन की बात करें, एंटी प्रोटॉन, मेसॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो क्या आपका आंसर होगा? तो जो मेसॉन है, क्या साथियों, जो मेसॉन है वे मूलभूत कण होते हैं जो कि आपका न्यूक्लियॉन्स के एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर मेसॉन होगा। क्या हम सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर पाए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, सेशन को शेयर करिएगा साथियों। इस बार नीट चलिए बहुत ही शानदार तरीके से पेपर बनाएगा और बहुत ही अच्छे बच्चे इस बार नंबर लेकर आएंगे, ये मेरा वादा है। निम्न में से कौन से परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं है? निम्न में से कौन से परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं है? ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्लूटियम या फिर हाइड्रोजन। तो एक परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है वह हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, हाइड्रोजन इज अ करेक्ट आंसर। क्या होगा? अगर आप सभी लोगों ने हाइड्रोजन आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें, नाभिक का द्रव्यमान होता है। तो नाभिक के द्रव्यमान की बात करें तो नाभिक का द्रव्यमान होता है 10⁻27 की पावर किलोग्राम होता है। तो आप सभी लोग जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी किया है साथियों, ये बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करें, देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार, परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान जाता है। परमाणु में एक समान रूप से वितरित अव्यवस्थित रूप से, परमाणु में आंशिक रूप से वितरित या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। इस तरीके से एक राउंड अप गोला है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जे.जे. थॉमसन का परमाणु मॉडल यही है आपका। इसमें इलेक्ट्रॉन और धनात्मक जो है गोला होगा पॉजिटिव। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि परमाणु में धनात्मक मॉडल के अनुसार एक परमाणु का आकार गोलाकार होता है और आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, परमाणु में एक रूप से वितरित होता है। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी साथी कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, कुछ तत्व स्वयं ही विकिरण उत्सर्जित करते हैं और यह घटना क्या कहलाती है? प्रतिदीप्त, उत्सर्जन, रेडियोधर्मिता या फिर स्फुरदीप्त। तो जो हेनरी बेकुलर हैं, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, कौन से? हेनरी बेकुलर,
ठीक है, ये इन्होंने आपका क्या किया था कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं, इसका पता लगाया था। ओके साथियों, तो आपको ध्यान रखना इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव धर्मिता पर यह घटना जो है प्रस्तुत किया था और इन्हें इस घटना जो है परिघटना को रेडियो एक्टिवता कहा था और ये तत्व जो है रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ये सारा आपको पता है। चलिए आगे देखिए साथियों, इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल समाधान स्टूडियो को ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। देखिए, निम्न में से भेदन क्षमता सही क्रम क्या है, मतलब सबसे भेदन क्षमता कम फिर उससे अधिक कैसी होगी बताइए। तो भेदन क्षमता की बात करें, सबसे कम किस में होती है, तो साथियों सबसे कम होती है अल्फ़ा में। ओके, इसके बाद होती है बीटा में और उसके बाद होती है साथियों गामा में। तो अल्फ़ा से 100 गुना किस में होती है, बीटा में होती है। और बीटा अल्फ़ा से ही कितना साथियों, गामा की बात करें तो 1000 गुना होती है। तो इस तरीके से यह अधिक से अधिक होती है। तो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा कम फिर बीटा फिर गामा। ऑलराइट, आगे बढ़े। चलिए देखिएगा साथियों, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। अल्फा कणों का बहुत कम अंश कम कोण से विक्षेपित हुआ। बहुत ही कम कण लगभग 180 डिग्री के विक्षेपित हुए हैं या उपयुक्त सभी होगा। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में जो है प्रक्षेपण है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं। साथ में ही अल्फा कण जो होते हैं, ठीक है, अल्फा कण बहुत ही कम अंश के लिए विक्षोभित होते हैं। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो बहुत कम कण है 180 डिग्री को विक्षोभित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ऑप्शन सारे करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ये बेस्ट से बेस्ट ही कंटेंट मैंने आपके लिए लाया है, तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। इस बार नीट क्रैक हमें करना है और बहुत ही अच्छे स्कोर लेके आना है। नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं क्या कहलाते हैं। कक्षक, कोष, कक्षा या उपयुक्त सभी। तो ध्यान देना है कि रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा होता है। ठीक है, जो नाभिक होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा होता है। इसके द्वारा साथियों इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा होता है, जो कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में बहुत तेजी से घूमता है और इन्हें ही हम लोग कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं साथियों, कक्षक कहते हैं। या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या है साथियों, क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा आप लोग स्कोर कर पाएंगे। अंतिम में यह बताना है कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर जुड़े होते हैं आपका कूलम्बिक बल द्वारा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा, या फिर हाइड्रोजन बंध द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कण नाभिक परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जो है जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ही आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है, क्या होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। चलिए बताइए जरा कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है। क्या प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। विकल्प ए या विकल्प बी दोनों ही करेक्ट होंगे। तो प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। साथियों यह आपका बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें, किसी परमाणु के
द्रव्यमान संख्या ए बराबर होती है, किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। अब देखिए, न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या की, न्यूट्रॉन की कुल संख्या की, या फिर प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन योग न्यूट्रॉन की कुल संख्या की। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि परमाणु जो है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियॉन्स की जो है कुल संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के। तो आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। क्या होगा? डी आंसर करेक्ट है। समान द्रव्यमान संख्या वाले लेकिन विभिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक, समभारिक या फिर समआयनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु भिन्न परमाणु संख्या वाले जो है क्या कहलाते? समस्थानिक। जिसके सम स्थान हो वह समस्थानिक होता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या जो है समान, ठीक है, परंतु जो है क्या है, परमाणु संख्या वाले परमाणु कहलाते हैं, ठीक है, भिन्न। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भार अगर जिसका समान है तो समभारिक, और जिसमें द्रव्यमान समान है वह समस्थानिक। आइसोटोप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, ये देखिए, अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली पहचानना है, भार क्या होता है? सर पर होता है। मतलब दोनों संख्या, एक तो कार्बन एक तो नाइट्रोजन, दोनों का भार समान है तो समभारिक होंगे। क्या होंगे साथी? समस्थानिक नहीं होंगे। इसका स्थान सही नहीं है, इस पर भार। आपके सर पर क्या मौजूद होता है? तो आपके सर पर होता है भार, तो भार सर पर होगा। अगर सर पर भार होगा मतलब सिमिलर भार होगा दोनों में, तो क्या होगा? समभारिक। अब आप लोग भूलेंगे नहीं कभी, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 99.98% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, यह समस्थानिक कहलाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम या फिर विकल्प ए और बी दोनों ही। तो साथियों ध्यान रखना आप सभी साथी कि 99.98 हाइड्रोजन परमाणु में केवल प्रोटॉन होता है, ठीक है। क्या होता है? केवल और केवल प्रोटॉन होता है, और यह समस्थानिक जो है प्रोटियम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटियम। डी नहीं करिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कार्बन ये दिया है आपको, इसने क्या क्या स्थान समान किया, इस बार भार समान नहीं किया है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है और बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना सिखाया है कि अगर भार समान है तो समभारिक, भार समान है साथियों। क्या भार समान है? क्या नहीं है साथियों। तो समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा? क्या बताइए, किसी ने सही किया है? अभी गलतियां तो नहीं होगी आप लोगों से, क्योंकि आपने जान लिया है, ट्रिक पहचान लिया है। तो यही पहचान है, यही जो है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया जरा ध्यान देते क्वेश्चन पर। इसने बोला गया है कि बोरॉन के बारे में दिया है, में प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर परिकल्पना आपको करना है। तो बताइए, प्रोटॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर दोनों को घटा दूंगा तो क्या आएगा आपका? 45 आएगा। क्या ये प्रोटॉनों की संख्या निकल पर आ जाएगी? तो क्या आप लोग आंसर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी बताइए, क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तो क्या 80 हो जाएगा? क्या तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओके, और उसके बाद जो है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, और जो है दोनों को हम लोग घटा देंगे तो राइट आंसर आएगा 45। तो एक ही संख्या 45 नज़र आ रही है, ऑप्शन नंबर डी होगी, ओके। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट की बात करें, किसी परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल एक छोटा सौर तंत्र के समान होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो है कूलाम्बिक बल गणितीय रूप से समान होता है। तो ये गणितीय रूप की बात करें तो किसी परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल एक छोटे से सौर मंडल के समान ही होता है। तो साथियों जो आपका बनेगा ये बनेगा Gm1m2/r²। ये आप लोग काफ़ी पहले पढ़ रखा है आपको कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस वही जो है ये बोला गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण आवेशित करते हैं और आवेशित कणों को जब मंदित किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय उत्सर्जित करते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों ध्यान रखना है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय कण उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, रदरफोर्ड मॉडल व्याख्या नहीं करता है। तो रदरफोर्ड मॉडल पर मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के इलेक्ट्रॉन संरचना एवं स्थानीय को क्या करता है, स्थानित्व को क्या करता है, यह समझने में असफल रहता है। तो साथियों आपका पहला आपका सेकंड दोनों ही गलत हैं। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? सी आंसर बिल्कुल गलत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा। सोने की पतली पन्नी को परमाणु पर अल्फा कणों को बौछार की जाती है तो उसमें से अधिकांश कण प्रभावित हुए बिना जो है आपका पन्नी को पार कर जाते हैं, और जबकि कुछ कणों का जो है विक्षेपण हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो साथियों एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, और आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है वो ज़रूर कमेंट्स स्कोर में बताइएगा, और इसका भी आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। साथियों इस बार नीट में एक बहुत ही अच्छा तरीके से स्कोर गेन करना है आप लोगों को, और जो है मेहनत करना है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।